नमस्कार दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट एनएमएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपके लिए सेट का पेपर लाया हूं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आपसे एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, ये आप लोगों का सेट का पेपर है। मैट का पेपर अभी मैं आप लोगों को नहीं करा रहा हूँ, मैट का पेपर भी मैं करा दूंगा आप लोगों को। और जो आप लोगों का एग्ज़ाम बिहार एनएमएस का होने वाला है वो 19 तारीख को होने वाला है, यानी कल की डेट में आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। तो बड़े ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा और भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए, आप लोगों का ये फिजिक्स का सवाल है। देखिए, फिजिक्स में आप लोगों को टोटल जितने भी सवाल है इसमें मैं आप लोगों को करा दूंगा। अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप लोगों से एक भी प्रश्न मिस नहीं होगा और आपको पता चल जाएगा कि आप लोगों के एग्जाम में ऐसे ऐसे टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे कैसे आप लोगों को सवालों का आंसर देना है। तो देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर आप लोगों का सवाल क्या है कि निम्नलिखित किस अवस्था में किसके लिए बल की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित अवस्था में से किसके लिए बल की आवश्यकता होती है। तो देखिए, आप लोग को ऑप्शन पढ़ करके आंसर देना है। ऑप्शन पढ़ करके आंसर देना है। देखिए, मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट कहता है कि किसी वृत्ताकार पथ पर एक कण को स्थिर गति से चलायमान रखने के लिए, यानी किसी वृत्ताकार पथ पर कोई एक वृत्ताकार पथ हो गया और कोई कण है उसको स्थिर गति यानी एक समान चाल से चलाए रखने के लिए बल की आवश्यकता होती है। ये आप लोगों का फर्स्ट ऑप्शन हो गया। सेकंड ऑप्शन है कि किसी सरल रेखा पर एक कण को पूर्णतः चिकने सतह पर स्थिर गति से चलाने के लिए। ये हो गया आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी पढ़ लीजिए। आप लोगों को चारों ऑप्शन पढ़ लेना है, उसके बाद आप लोगों को आंसर देना है। देखिए, उसके बाद ऑप्शन सी क्या है कि किसी चलायमान कण को रोकने के लिए, किसी चलायमान कण को रोकने के लिए बल की आवश्यकता होती है। कि अगला ऑप्शन है कि किसी कण की गति ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, किसी कण को गतिज ऊर्जा को बढ़ाने के लिए बल की आवश्यकता होती है। तो देखिए, ऑप्शन के हिसाब से आप लोग आंसर देंगे। देखिए, ऑप्शन है कि केवल ए और बी, केवल ए और बी, ए और बी। ए क्या है कि किसी वृत्ताकार पथ पर एक कण को स्थिर गति से चलायमान रखने के लिए, ये ए। और बी ये है कि किसी सरल रेखा पर एक कण को पूर्णतः चिकने सतह पर स्थिर गति से चलाने के लिए। ये ऑप्शन बी हो गया। अब देखिए, ऑप्शन 2 क्या कर रहा है कि केवल ए, सी तथा डी। ए क्या है? ए तो है ही, इसमें बल की आवश्यकता पड़ेगी ही। बी में भी पड़ेगा क्योंकि गति में चलाने के लिए उसको बल की आवश्यकता पड़ेगी। और ऑप्शन डी है कि गतिज ऊर्जा को बढ़ाने के लिए भी गतिज ऊर्जा को बढ़ाने के लिए भी बल की आवश्यकता पड़ेगी। यानी ऑप्शन ए, बी और डी, ऑप्शन ए, बी और डी, किसी चलायमान कण को रोकने के लिए, ये भी ऑप्शन आप लोगों का सही है। और इसमें ये ऑप्शन आप लोगों का नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। यानी आप लोगों का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का ए, सी और डी। ए और सी जो भी ऑप्शन में आप लोगों को दिख रहा है वो आप लोगों का राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन 2 में आप लोगों को ए, सी और डी, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सेम टू सेम ऐसे ही आप लोगों का सवाल में प्रश्न रहेंगे, ऐसे ही आप लोग आंसर करेंगे चारों ऑप्शन को पढ़ करके और उस पर कंक्लूजन निकाल करके कौन ऑप्शन हो सकता है कौन नहीं हो सकता है। और जिस पर आप लोगों को डाउट लगे उसको छोड़ देना है, उसको सबसे लास्ट में करना है। देखिए, अगला सवाल है कि एक वर्ग मीटर में कितने किलो वर्ग मीटर होते हैं। एक वर्ग मीटर में कितने किलो वर्ग मीटर होते हैं। तो ऑप्शन 1 है आप लोग का 1, ऑप्शन 2 है 100, ऑप्शन 3 है 1000 और ऑप्शन 4 है 10 लाख है। ऑप्शन 4 है आप लोगों का 10 लाख। तो एक वर्ग मीटर में आप लोगों को 10 लाख किलो वर्ग मीटर होते हैं। ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 3 नंबर कि निम्नलिखित बलों में से कौन सा असंपर्क बल है। निम्नलिखित बल में से कौन सा असंपर्क बल है। तो असंपर्क बल क्या होता है? जो बिना छुए ही लगे। चुंबकीय बल केवल होता है कि विद्युतीय बल होता है कि केवल गुरुत्वाकर्षण बल होता है कि उपरोक्त में से सभी बल। तो आप लोग ऑप्शन के देखकर बता सकते हैं कि कौन सा बल असंपर्क बल है। इसमें कोई भी बल लगने के लिए दोनों वस्तुओं को छूने की आवश्यकता नहीं है, यानी दोनों वस्तु दूर पर रहकर ही अपना बल लगा सकते हैं। यानी विद्युतीय बल भी सही है, गुरुत्वाकर्षण बल भी सही है और चुंबकीय बल भी सही है। यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होने वाला है, उपरोक्त सभी बल। अगला है सवाल, आप लोगों को इधर इंग्लिश में भी मिल जाएगा आप लोगों का सवाल कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ओनली मैग्नेटिक फोर्स, ओनली इलेक्ट्रिकल फोर्स, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स और ऑल इज एबव। तो ऑल इज एबव आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आप लोगों का है कि एक घर्षण युक्त आनत
तल के शीर्ष पर दो खंड x तथा y रखे हैं। एक घर्षणा युक्त आनत तल के शीर्ष पर दो खंड x और y रखे हैं। इनके द्रव्यमान क्रमशः 5 किलोग्राम तथा 10 किलोग्राम है। यानी x का जो द्रव्यमान है वो 5 kg है और y का जो द्रव्यमान है वो 10 kg है। दोनों खंड एक साथ विराम से अनंत तल पर न्यूनतम लंबाई वाले पथ पर खिसकना शुरू करते हैं। कौन सा खंड अनंत तल के निचले भाग पर पहले पहुंच जाएगा? यानी बोल रहा है कि एक आनत तल यानी ढुला हुआ सतह है और वहाँ पर एक दो खंड है x और y, और एक का 5 kg है और एक का 10 kg है, और दोनों को विराम से एक साथ सबसे छोटी दूरी तय करना है और दोनों को एक साथ छोड़ा जाएगा। तो कौन सा सबसे नीचे पहले पहुंच जाएगा? तो देखिए ऑप्शन 1 है कि खंड x पहले पहुंच जाएगा, कि ऑप्शन 2 है कि खंड y पहुंच जाएगा, कि ऑप्शन 3 है कि दोनों खंड x तथा y एक साथ आनत तल के निचले भाग पर पहुंचेंगे, और ऑप्शन 4 है कि आनत तल का घर्षण गुणांक नहीं दिया गया है, अतः हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। यानी ऑप्शन आप लोग का हो जाएगा कि दोनों एक साथ पहुंचेंगे, क्योंकि घर्षण है दोनों में, इसलिए दोनों एक साथ पहुंचेंगे निचले भाग पर। ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि 200 ग्राम द्रव्यमान वाला एक रबर का गेंद किसी झील में पानी की सतह पर तैर रहा है। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है तथा पानी का घनत्व 1 किलोग्राम पर लीटर हो, तो तैरते गेंद का आभासी भार कितना होगा? यानी जो आप लोग का आभासी भार होगा वो कितना होगा? ये आप लोगों का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए आपको इसको बनाना पड़ेगा, तभी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो अगर आप लोग इसको बनाएंगे तभी इसका आप लोग आंसर निकाल पाएंगे। तो अगर आप बनाएंगे तो मैं बता दूंगा इसका आंसर कितना आएगा आप लोगों का जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 0 न्यूटन। अगर आप लोग सॉल्व करेंगे इसको, फार्मूला बेस्ड है, तो आप लोग का आंसर आएगा 0 न्यूटन। अगला है कि तालिका 1 में कुछ भौतिक राशियाँ तथा तालिका 2 में भौतिक राशियों के अंतर्राष्ट्रीय मात्रक दिया गया है, यानी एसआई यूनिट दिया गया है, और उसको आप लोगों को मिलान करना है। तो देखिए चलिए मिलान करते हैं। ऑप्शन के हिसाब से हम लोग मिलान करेंगे। देखिए बल का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है न्यूटन, यानी ए वाला चला जाएगा पी में, चला जाएगा। दाब का ऐसे यूनिट होता है वो होता है पास्कल, दाब का पास्कल, और शक्ति का वाट होता है, और ऊर्जा का होता है वो जूल होता है। यानी ए वाला पी के साथ मिलेगा। ए वाला पी के साथ किस में है? इसमें नहीं है, तो इसको हटा दीजिए और इसको भी हटा दीजिए। ए पी सही है। उसको देखिए बी वाला आर के साथ गया है, बी वाला आर, ये दोनों में सही है, और सी वाला है वो एस के साथ गया है, सी वाला एस के साथ ऑप्शन 3 में है, तो ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर होने वाला है। यानी 6 नंबर का ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर होने वाला है। ऐसे ही आप लोगों को भी क्वेश्चन करना है, एकदम मिलाकर आंसर आप लोगों को करना है। देखिए फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मैं आप लोग बता दूंगा कि इसका आंसर कौन सा होगा, और आप लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोगों का आंसर भी उतना ही आएगा। देखिए बरसात के मौसम में आर्द्र और गर्म हवा में ध्वनि का वेग 350 मीटर पर सेकंड है। बिजली की घंटी से निकले ध्वनि की बारंबारता 700 हर्ट्ज है। ध्वनि की हवा में तरंग लंबाई कितनी होगी? ध्वनि की हवा में तरंग लंबाई कितनी होगी, यानी तरंग लंबाई पूछ रहा है। तो अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग का जो आंसर आएगा वो आएगा 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर आप लोग का आंसर आएगा। सॉल्व करके हमें कमेंट में बताइए कि आप लोग का आंसर कितना आ रहा है। कमेंट में हम देखेंगे आप लोगों का आंसर। अगला है कि प्रकाश की एक किरण एक समतल दर्पण पर आपतित होती है। प्रकाश की एक किरण एक समतल दर्पण पर आपतित होती है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि यह परावर्तित होने पर अपने पुराने पथ से 90 डिग्री कोण से विचलित हो जाती है। तो इसका आपतन कोण कितना होगा? तो देखिए इसका जो आपतन कोण होगा वो होगा आप लोगों का 45 डिग्री। इसका आपतन कोण कितना होगा? 45 डिग्री, क्योंकि ये प्रकाश की एक किरण एक समतल दर्पण पर आपतित होती है। यह परावर्तित होने पर अपने पुराने पथ से 90 डिग्री कोण से विचलित हो जाती है, और इसका आपतन कोण कितना होगा? आप लोग का आंसर होगा 45 डिग्री, इसका आपतन कोण हो जाएगा। अगला सवाल है कि एक इलेक्ट्रॉन का विद्युत आवेश -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये आप लोग याद भी रख लेंगे। इस इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान होता है वो इतना ही होता है, -1 वैसे अगर इसका ओनली मान पूछे और धनात्मक ऋणात्मक ना पूछे तो आप लोग ओनली जवाब देंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर -1 कूलम आवेश बनाते हैं? कितने कूलम आवेश मिलकर -1 कूलम आवेश बनाते हैं? तो आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 × 25 × 10⁻18 कूलम आवेश मिलकर -1 कूलम आवेश बनाएंगे। अगला है कि निम्न वर्णित किस प्रकाश के रंग के किस प्रकाश की तरंग लंबाई सबसे कम होती है? यानी आप लोगों से पूछ रहा है
तरंग लंबाई सबसे कम किसकी होती है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि तरंग लंबाई जो होता है सबसे कम होता है बैंगनी रंग का, और सबसे अधिक जो होता है वो लाल रंग का होता है। अगला सवाल है 11 नंबर कि जाड़े के मौसम के रात में एक लकड़ी की कुर्सी तथा एक लोहे की कुर्सी खुले में रखे हुए हैं, यानी ठंड का मौसम है, यानी अभी का मौसम है, और रात में एक लकड़ी की कुर्सी है और एक लोहे की कुर्सी है, वो खुले स्थान में रखे हुए हैं। यदि एक व्यक्ति पहले लकड़ी की कुर्सी को तथा बाद में लोहे की कुर्सी को छूता है तो उसे कैसा अनुभव होगा? कैसा अनुभव होगा? तो देखिए ऑप्शन पढ़िए कि लोहे की कुर्सी से लकड़ी की कुर्सी ज़्यादा ठंडी है, लोहे की कुर्सी से लकड़ी की कुर्सी ज़्यादा ठंडी है, कि बोल रहा है कि लकड़ी की कुर्सी लोहे की कुर्सी से ज़्यादा ठंडी है। दोनों लकड़ी तथा लोहे की कुर्सी समान रूप से ठंडी लगेगी कि अनुभव व्यक्ति के शरीर के तापमान पर निर्भर करेगा। तो इसका जो आप लोग का राइट आंसर होने वाला है वो लकड़ी की कुर्सी जो है वो लोहे की कुर्सी से ज़्यादा ठंडी होगी, वो लोहे की कुर्सी से ज़्यादा ठंडी होगी। ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि जो लोहा होता है वो एक कंडक्टर होता है जो कि उष्मा यानी ठंडी को वो अपने चारों भाग में उसको प्रचलित कर देगा, यानी चारों भाग में उसको फैला देगा। अगला है सवाल कि रसायन, देखिए अब आप लोग का सवाल जो आने वाला है वो केमिस्ट्री से आने वाला है सवाल आप लोग का, केमिस्ट्री फर्स्ट। अब फर्स्ट सवाल है यानी 12 नंबर सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा इनमें से कौन अपना भोजन बनाता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कौन अपना भोजन बनाता है? तो एल्गी जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाता है। अगला है सवाल कि एक कोशिकीय जीव खट्टा दूध को दही बनाता है। कौन है वो जीव जो खट्टा दूध को दही बनाता है? तो इसका जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होता है वो खट्टा दूध को दही बनाने में सहायक होता है। अगला सवाल 14 नंबर है कि इनमें से कौन सा अनाज नहीं है? कौन सा अनाज नहीं है? तो आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो चना। चना एक प्रकार का अनाज नहीं है, जबकि मक्का आप लोग का अनाज है, गेहूं भी अनाज है और चावल भी अनाज है। ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी चना एक प्रकार का अनाज नहीं है। अगला सवाल है 15 नंबर की इनमें से कौन प्लास्टिक की विशेषता नहीं है? प्लास्टिक की विशेषता कौन सा नहीं है? तो देखिए ऑप्शन पढ़िए कि ऊष्मा का कुचालक होता है, इस ऊष्मा का कुचालक होता है, बिजली का कुचालक होता है, कि ज्वलनशील होता है, कि पानी में घुलनशील होता है। तो पानी में घुलनशील, पानी में कभी प्लास्टिक घुलता है? नहीं घुलता, यानी ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सभी धातुओं के लिए निम्नलिखित इनमें से कौन सही है? सभी धातुओं के लिए इनमें से कौन सा सही है? कि सभी धातु कठोर ठोस होते हैं, सभी धातु कठोर ठोस होते हैं, वे 1-3 संयोगी इलेक्ट्रॉन रखते हैं। अगला है कि इसके गलनांक तथा क्वचनांक उच्च होता है, वे आघातवर्धनीय तथा तन्य होते हैं। तो जो ऑप्शन 1 है कि सभी ठोस कठोर ठोस होते हैं, तो वहीं आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और एक भी क्वेश्चन को आप लोग स्किप मत कीजिएगा, ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और ऐसे ही सवाल आप लोग के एग्जाम में भी रहने वाले हैं। देखिए अगला सवाल है 17 नंबर कि जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के विरुद्ध आपस में रगड़ा जाए, एक दूसरे के विरुद्ध आपस में रगड़ा जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा? समान और एक जैसा आवेश प्राप्त होगा। नहीं, ये गलत है, समान और विपरीत आवेश प्राप्त होगा। जी हाँ, समान और विपरीत, यानी इस पर अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो इस पर भी 4 ही होगा, लेकिन इस पर अगर इलेक्ट्रॉन है तो इस पर आप लोग का प्रोटॉन आएगा, यानी ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर होने वाला है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक नहीं है? ऑप्शन 1 है नल का जल, ऑप्शन 1 है नल का जल, ऑप्शन 2 है कि नमकीन जल, ऑप्शन 3 है पेट्रोल और ऑप्शन 4 है चूने का पानी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आप लोग का वो हो जाएगा पेट्रोल। पेट्रोल आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेट्रोल। ऑप्शन 3 राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा। अगला है कि ध्वनि गमन कर सकती है। ध्वनि गमन कर सकती है, केवल द्रव में गमन कर सकती है, कि केवल ठोस में गमन कर सकती है, कि केवल गैस से गमन कर सकती है? तो ध्वनि का जो गमन होता है वो सभी में होता है, जबकि अगर सबसे अधिक तेज ध्वनि की गमन बात करें तो वो होता है आप लोगों का ठोस में सबसे अधिक ध्वनि की चाल होती है। और ध्वनि की अगर गमन करने की बात करें तो आप लोग सभी ऑप्शन को टिक लगाएंगे। अगला है कि ताम्र सल्फेट के घोल से विद्युत प्रवाहित करने पर होता है, यानी ताम्र सल्फेट यानी तांबा सल्फेट कॉपर सल्फेट के घोल से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होगा? क्या होगा आप लोग? तो एनोड पर तांबा जमा होता है, यानी एनोड पर कॉपर जमा होता है, कि कैथोड पर कॉपर जमा होता है, कि एनोड पर ऑक्सीजन जमा होता है, कि
कैथोड पर हाइड्रोजन जमा होता है। तो इसका राइट आंसर जो आप लोगों का हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कैथोड पर तांबा जमा होता है। कैथोड पर तांबा जमा होता है, यही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल है कि अम्ल वर्षा किसके जलाने के कारण होता है। अम्ल वर्षा किसके जलाने के कारण होता है, तो आप लोग ऑप्शन को पढ़िए सबसे पहले, उसको बाद उसको जवाब दीजिएगा। ऑप्शन 1 है पेट्रोल, ऑप्शन 2 है कि CNG, ऑप्शन 3 है कि डीजल और ऑप्शन 4 है कोयला। तो इसका जवाब हम आप लोगों से जानना चाहते हैं। तो आप लोग देखते हैं आपको पता है कि नहीं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो नीचे हमें कमेंट बॉक्स आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, उस पर जाइए और टाइप कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। और अगर कोई गलत जवाब देता है तो उसका रिप्लाई कीजिए कि नहीं इसका जवाब ये होगा, ये नहीं होगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए 22 नंबर सवाल है, ये केमिस्ट्री का लास्ट सवाल है कि अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण एक सांद्र अम्ल के उपयोग से होता है। उस अम्ल का नाम बताएं जो इस प्रक्रिया में भाग लेता है। यानी अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है, ये होता ही है एक सांद्र अम्ल के, यानी एक हाई एसिड होता है। और अम्ल का नाम बताएं जो इस प्रक्रिया में भाग लेता है। इस प्रक्रिया में कौन सा भाग लेता है, तो वो होता है सांद्र H2SO4, यानी सांद्र H2SO4 यही इस प्रक्रिया में भाग लेता है, यानी ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो आप लोगों का सवाल आने वाला है वो बायोलॉजी से आप लोगों का सवाल आने वाला है। आप लोगों का सवाल कहाँ से आएगा, तो बायोलॉजी से आप लोगों का सवाल आएगा। अब देखते हैं इसमें कौन से विद्यार्थी ज़्यादा आंसर कर पाते हैं। जो ज़्यादा आंसर करेंगे वही एग्जाम में अपना बेस्ट दे पाएंगे। देखिए 23 नंबर सवाल है कि भूमि की उर्वरा शक्ति को परपोषित करने वाला जीव समूह है, कौन सा है, तो ऑप्शन 1 है कि माइक्रोब्स है, कि जैविक खाद है, कि ईस्ट है, कि जैविक कीटाणुनाशक हैं। तो इसका राइट आंसर जो आप लोग का हो जाएगा वो जैविक खाद है, जैविक खाद है। अगला है कि जीव विज्ञान शब्द किसने दिया, यानी जीव विज्ञान शब्द सबसे पहले किसने दिया था, तो जीव विज्ञान शब्द जो दिया था वो हमारे लेमार्क साहब ने दिए थे। ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है गुणसूत्रों की संख्या, ना कि पूछ रहा है कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी जोड़ी होती है। तो गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो होती है 46। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। अगला सवाल है कि नारी में निषेचन कहाँ होता है। नारी में निषेचन कहाँ होता है, तो जो स्त्री में निषेचन होता है वो होता है फैलोपियन नलिका में होता है। ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर होने वाला है। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, एक भी इतना प्रैक्टिस करके जाना है कि क्वेश्चन को देखते ही आप लोगों को आंसर पता लग जाए कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होने वाला है। ऐसे ही बिना मतलब के क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, लगे कि हाँ ये क्वेश्चन का आंसर यही है तो आप लोग उसको टिक लगाकर आइएगा। अगला है कि विश्व एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस आप लोगों को 1 दिसंबर के दिन मनाया जाता है, यानी 1 दिसंबर 12वां मंथ में 1 तारीख को मनाया जाता है। अगला है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो रतौंधी जो आप लोगों को होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। अगला है कि डीएनए का डबल हेलिकल पोलेड किसने दिया था। डीएनए का डबल हेलिकल पोलेड किसने दिया था, तो ऑप्शन पढ़ लीजिए सबसे पहले, वाटसन और क्रिक ने, कि फ्रैंकलिन ने, कि विल्किंसन ने, कि इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग का जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 यानी वाटसन एम क्रिक ने दिया था डबल हेलिकल पोलेड का जो डीएनए था वही इन्होंने दिया था। अगला सवाल है 30 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में वायुजनित रोग कौन से है। निम्नलिखित में वायुजनित रोग कौन सा है, तो पढ़िए 6 रोग है, कि डिप्थेरिया है, कि न्यूमोनिया है, कि इनमें से सभी। तो इनमें से सभी जो है वो वायुजनित रोग है। ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैं आप लोग बताता हूँ, ज़्यादातर जो सवाल में रहता है इनमें से सभी वही 90% चांस है कि वहीं आप लोग का राइट आंसर होगा। यानी जो अगर लगे डाउट लगे और आप लोग को लगे कि मुझे और क्वेश्चन बनाना चाहिए तो आप लोग ऑप्शन 4 यानी जो इनमें से सभी होगा उसी को टिक लगाएंगे। लेकिन मैं 100% गारंटी नहीं देता हूँ, 90% ये होता है कि इनमें से सभी यानी सभी वाला ऑप्शन सही रहता है अगर किसी क्वेश्चन में रहता है तो। देखिए अब आप लोग का जो अगला सवाल है कि पेनिसिलियम में जनन की कौन सी विधि पाई जाती है। पेनिसिलियम में जनन की कौन सी विधि पाई जाती है, तो ऑप्शन 1 है मुकुलन, ऑप्शन 2 है खंडन, ऑप्शन 3 है गेमुलस और ऑप्शन 4 है कोनेडिया। तो आप लोग को बताना है कि ऑप्शन कौन सा आंसर आप लोगों का सही होगा।
आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर आप लोगों को पता ना चले तो आप लोग गूगल कर लीजिए, उसके बाद कमेंट कीजिए कि इसका आंसर कौन सा होने वाला है। अगला है सवाल कि निम्नलिखित अणु पहला आनुवांशिक पदार्थ के रूप में दिखाई दिया। कौन सा जो अणु है वो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में दिखाई दिया सबसे पहला? तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, डीएनए की, आरएनए की, प्रोटीन की, उपयुक्त में से कोई नहीं। डीएनए, आरएनए की, प्रोटीन की, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग का आरएनए यानी ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि दूध को कौन सा सूक्ष्मजीव दही में परिवर्तित कर देता है? दूध को कौन सा सूक्ष्मजीव जो हो वो दही में परिवर्तित कर देता है? तो वो हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कवक। ऑप्शन में है सवाल है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है। हाँ, आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 3 लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर आप लोगों का जो हो जाएगा वो हो जाएगा CH4। ये है एक मीथेन गैस है, ना कि ग्रीन हाउस गैस है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? तो जो होता है वो साइटोकाइनिन है, आप लोग का, हाँ, साइटोकाइनिन है जो वो आप लोग का पादप हार्मोन है। ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये सब है वो जंतु हार्मोन है। ऑप्शन 1, 2 और 3 है वो जंतु हार्मोन है, और जो 4 नंबर ऑप्शन है साइटोकाइनिन वो आप लोग का है पादप हार्मोन है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है अगला सवाल है वो इतिहास से आप लोगों का सवाल आने वाला है, इतिहास से। तो 36 नंबर से जो स्टार्ट होगा वो आप लोगों का हिस्ट्री से इतिहास स्टार्ट होगा। यानी देखिए आप लोग का 36 नंबर सवाल क्या कहता है कि प्रथम व्यापारिक कंपनी जो भारत में 1600 AD में आई थी वह थी। सबसे पहले आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि AD का फुल फॉर्म क्या होता है? AD का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट बॉक्स में बताइए, देखते हैं आप लोगों को पता है कि नहीं AD का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सबसे फर्स्ट सवाल हिस्ट्री का है कि प्रथम व्यापारिक कंपनी जो भारत में 1600 AD में आई थी वह थी, क्या थी? तो आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो पुर्तगाली कंपनी थी जो कि सबसे पहले भारत में आई थी, प्रथम व्यापारिक कंपनी थी। अगला है कि गांधी जी किनके अनुरोध पर चंपारण पहुंचे थे? गांधी जी किनके अनुरोध पर चंपारण पहुंचे थे? तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर ये चंपारण सत्याग्रह में पहुंचे थे। ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग टिक लगाएंगे, ये 100% आप लोगों का सही आंसर होने वाला है। अगला है कि निम्नलिखित में किसको भगवान कहा जाता है? निम्नलिखित में किसको भगवान कहा जाता है? तो ऑप्शन 1 है सिद्धू को कहा जाता है, कि ऑप्शन 2 है कि कानू को कहा जाता है, ऑप्शन 3 है बिरसा मुंडा को कहा जाता है, कि ऑप्शन 4 है कि किसी को नहीं कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा वो हो जाएगा बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा को भगवान कहा जाता है। अगला है कि मंगल पांडे महान भारतीय सैनिक का दिवंगत हुए। यानी इसका राइट आंसर आप लोगों से पूछ रहा है कि मंगल पांडे महान भारतीय कब मरे। तो आप लोगों का जो राइट आंसर होने वाला है वो सबसे पहले 8 मार्च 1857, 8 अप्रैल 1857, 8 मई 1857 की 8 जून 1857। तो आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो अप्रैल वाला हो जाएगा, यानी 8 अप्रैल 1857 राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला है कि 1857 की क्रांति शुरू हुई थी, कब शुरू हुई थी 1857 की क्रांति? तो आप लोग को 10 मई 1857 को ये क्रांति शुरू हुई थी। अगला सवाल, यानी इसमें डेट पूछ रहा था, डेट आप लोग सब पढ़ कर जाइएगा सवाल को आंसर देने के लिए। अगला है कि किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा? किसने कहा था? तो ये जो कहे थे वो विनायक दामोदर सावरकर कहे थे। ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और मैं बता दूं आप लोगों को कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। ये जो आप लोगों का सवाल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ऐसे ही सवाल आप लोगों के एग्जाम में, यानी कल जो आप लोग बिहार NMS का एग्जाम है उसमें ऐसे ही सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे। और अगर आप इसे कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप लोगों को नहीं लगेगा कि कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं। देखिए जो सवाल है कि भारत में सूती वस्त्रों का आधुनिक तरह का मिल सर्वप्रथम कहाँ था? भारत में जो सूती वस्त्र का जो डिजिटल था यानी आधुनिक था वो मिल सर्वप्रथम कहाँ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बम्बई में था। बम्बई, ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि लॉर्ड विलियम बैंकेट ने डैश के निवेदन पर सती प्रथा का उन्मूलन 1832 ईस्वी में
किया, यानी किसके निवेदन पर। ऑप्शन यहाँ पर जो डैश यानी खाली स्थान है वहीं पे पूछ रहा है कि किनका नाम यहाँ पर आएगा, किनका नाम आएगा, तो राम मोहन राय, राम मोहन राय ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर होने वाला है। अगला है कि वेदों की ओर लौटो, किनका कहना था, यानी ये नारा जो है वो किनका कहना था, वेदों की ओर लौटो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दयानंद सरस्वती का ये नारा था। ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दयानंद सरस्वती का ये नारा था। अगला है 45 नंबर कि निम्नांकित में कौन सा कथन सही है, निम्नांकित में कौन सा कथन सही है, कि ऑप्शन पढ़िए सबसे पहले कि फर्स्ट ऑप्शन है कि विवेकानंद ने अमेरिका में हिंदू धर्म के विशेष महत्व बताए। ऑप्शन सेकंड है कि उन्होंने गीता के श्लोक उद्धृत किए। अगला है कि उन्होंने दूसरों की धर्मों की निंदा की। ऑप्शन 4 है कि 1892 में अमेरिका की धर्म संसद में उन्होंने भाषण दिया। तो आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2, ऑप्शन 1 में हमको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नीचे की ओर दिए गए हैं, आप लोगों का यही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यही आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 46 नंबर सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सभापति कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सभापति कौन थे, तो जो प्रथम सभापति थे वो उमेश चंद्र बनर्जी थे, उमेश चंद्र बनर्जी, यानी ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्नांकित एक के साथ समझौते के बाद स्थगित कर दिया, निम्नांकित किसके बाद स्थगित कर दिया, यानी ऑप्शन पढ़िए कि लॉर्ड कैनिंग के कहने पे समझौते को स्थगित कर दिया कि किनके कहने पे। तो इसका जो राइट आंसर आप लोग का होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी लॉर्ड इरविन के कहने पर इन्होंने समझौते को स्थगित कर दिया, समझौते को स्थगित कर दिया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल देखिए हमारा बोलता है कि एशिया के किस देश में चावल और मछली प्रमुख भोज्य पदार्थ है। एशिया के किस देश में चावल और मछली प्रमुख भोज्य पदार्थ है, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है चावल और मछली को। तो जो राइट आंसर आप लोगों को हो जाएगा वो बांग्लादेश, बांग्लादेश यानी ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश में चावल और मछली को फर्स्ट प्रायोरिटी यानी प्रमुख भोजन पदार्थ है, प्रमुख भोजन पदार्थ माना जाता है। अगला है कि दंडारेख के किस तथ्य को दिखाया जा सकता है, दंडारेख के किस तथ्य को दिखाया जा सकता है, तो किसी फसल की कई वर्षों का अलग अलग उत्पादन आंकड़ा जो है वो दंडारेख पर दिखाया जा सकता है, यानी यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1 ही हमारा राइट आंसर है। अगला है सवाल कि महाराष्ट्र एवं गुजरात में सूती वस्त्र उद्योग व्यापक रूप से वितरित है क्योंकि, महाराष्ट्र एवं गुजरात में सूती वस्त्र उद्योग व्यापक रूप से वितरित है क्योंकि ऑप्शन पढ़िए कि कपास की खेती इन दो राज्यों में अधिकार जगह होती है, कपास की खेती इन दो राज्यों में अधिकार जगह होती है। अगला है ऑप्शन कि दोनों ही राज्यों में सस्ते श्रमिक उपलब्ध हैं। अगला ऑप्शन पढ़िए कि दोनों ही राज्यों में परिवहन सेवा का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। अगला पढ़िए ऑप्शन की दोनों ही राज्यों में इस उद्योग से संबंधित मशीन एवं कलपुर्जे आसानी से उपलब्ध है। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा वो ऑप्शन 1 ही हो जाएगा कि कपास की खेती इन दो राज्यों में अधिक जगह होती है, यानी अधिक जगह पर कपास की खेती होती है, इसलिए सूती वस्त्र का व्यापक उद्योग के रूप में महाराष्ट्र एवं गुजरात को माना जाता है। अगला है सवाल 51 नंबर की कौन सा देश पेट्रोलियम का सबसे बड़ा निर्यातक है, कौन सा देश पेट्रोलियम को सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है। तो इसका जो राइट आंसर आप लोगों को हो जाएगा वो हो जाएगा रूस, यानी रसिया जो है वो पेट्रोल को सबसे ज़्यादा मात्रा में उत्पादित करता है। अगला है कि भारत में जूट वस्त्र उद्योग का विकास पश्चिम बंगाल राज्य में हुआ क्योंकि, पश्चिम बंगाल में क्यों होगा, यानी जो जूट का वस्त्र का उद्योग था वो सबसे पहले पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल के राज्य में हुआ था, क्यों हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर वो होने वाला है कि यह राज्य जूट फसल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, यानी यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये अगर देखिए अगला सवाल के नगरों का कौन सा समूह रेशम वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, नगरों का कौन सा जो समूह है, देखिए नीचे समूह दिया गया है और कौन सा जो समूह है वो रेशम वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए ऑप्शन पढ़े बेंगलुरु, कोची और चेन्नई, बेंगलुरु, कोची और चेन्नई, भागलपुर, वाराणसी और मैसूर, दिल्ली, कानपुर, मैसूर कि मैसूर, पटना और बनारसी। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है भागलपुर और वाराणसी और मैसूर, यानी ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर होने वाला है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि जमशेदपुर में लौह एवं इस्पात उद्योग का विकास मुख्य कारण क्या है।
यानी जमशेदपुर में जो लौह इस्पात है उसके उद्योग का जो विकास हुआ है उसका मुख्य कारण क्या है जमशेदपुर में? तो ऑप्शन पढ़िए कि कच्चे माल का नज़दीक में पाया जाना, सस्ते श्रमिक की उपलब्धता, यानी जो काम करने वाले लोग होते हैं वो सस्ते में ही काम करते हैं, नज़दीक के बाजार की सुविधा की, अनुकूल जलवायु का पाया जाना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि जो कच्चा माल होता है वो बहुत ही नज़दीक में पाया जाता है। जमशेदपुर में कच्चा माल बहुत ही नज़दीक पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन 1 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, 55 नंबर सवाल की ओर, कि गंगा के मैदानी क्षेत्र में सघन जनसंख्या पाई जाती है, यानी गंगा के चारों ओर मैदानी क्षेत्र होता है उसमें जनसंख्या जो है वो सघन मात्रा में पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? तो इसलिए पाई जाती है कि यह उपजाऊ जलोढ़ मैदान का क्षेत्र है। यह उपजाऊ ये मैदान का क्षेत्र होता है इसमें बहुत अधिक मात्रा में उपजाऊ होता है, यानी अलग अलग प्रकार का अन्न उपजाया जाता है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या सघन मात्रा में यानी सघन पाई जाती है। अगला है दक्षिण एशिया के किस देश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है? दक्षिण एशिया के किस देश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मालदीव में। ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मालदीव। अगला है कि कौन सा नहर अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक हेतु अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? कौन सा नहर है? तो जो ये नहर का नाम है वो पनामा नहर है। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित फसलों में कौन सी बगानी फसल नहीं है? कौन सी बगानी फसल नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है कपास। कपास की जो फसल होती है वो बगानी फसल नहीं है। ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र से आप लोगों का सवाल है जो आप लोग में भी पूछा जाएगा। तो ये मैं सोच रहा हूँ ये आप लोगों को अगले वीडियो में कराऊँ, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे सवाल हैं। तो इस वीडियो में इतना ही सवाल करेंगे, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। ऐसे ही सवाल आप लोग के एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। अगर किसी भी प्रश्न में आप लोग को डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, या आप गूगल से सर्च करके पता कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो जो होने वाला है वो इसी पर होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग का जो एग्ज़ाम बिहार NMS का होने वाला है वो 19 तारीख को होने वाला है, यानी 19 जनवरी को, यानी कल के डेट में होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ।